वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पॉलिटिकल साइंस बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। और पॉलिटिकल साइंस में आपको पढ़ना होता है, जब आप फोर्थ सेमेस्टर में होते हैं बीए में, तो आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट के बारे में पढ़ना होता है, यानी कि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक जो हैं या विचार उनके, उसके बारे में आपको जानना होता है। और इसका सिलेबस मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, तो इसमें तमाम सारे विचारकों के विचारों के बारे में हमको पढ़ना होता है। जैसे कि आपको पता होगा अरिस्टोटल, प्लेटो, या फिर इस प्रकार से थॉमस एक्विनास हो गए, सिसरो हो गए, ठीक है। और भी तमाम सारे जो विद्वान रहे हैं, खास करके जो विचारक रहे हैं पाश्चात्य जगत के, उनके बारे में, मैकियावेली के बारे में, ठीक है, ऑस्टिन के बारे में, जीन बोदा के बारे में, थॉमस हॉब्स के बारे में, जॉन लॉक के बारे में, जे रूसो के बारे में, इसके अलावा इमैनुअल कांट के बारे में, इसके अलावा आप देखते हैं जर्मी बेंथम के बारे में, जे.एस. मिल के बारे में, जो है हेरोल्ड लास्की के बारे में जानेंगे, ठीक है, टी.एच. ग्रीन, जी.डब्ल्यू. हीगल, इसके अलावा कार्ल मार्क्स, तो इन सभी के बारे में जानने का प्रयास रहेगा। और भी तमाम सारे विद्वानों के बारे में आपको पढ़ना है, जॉन रॉल्स हो गए, ठीक है, मिचेल जे ऑक्सफोर्ड हो गए, तो तमाम सारे विद्वानों के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। तो इन सभी के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और पॉलिटिकल साइंस में खास करके जब आप चतुर्थ सेमेस्टर में होते हैं, तो आपकी परीक्षाओं को लेकर के बताऊं, कुछ विश्वविद्यालय इस परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, कुछ कुछ मतलब लगभग अधिकतर विश्वविद्यालय लिखित होंगी परीक्षाएं। आपको मैं बता दूं कि जिनकी सेकंड सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव हुई है, उनकी ऑब्जेक्टिव होने की संभावना 90% है। और जिनकी लिखित हुई थी, तो लिखित की भी एक प्रकार से उनकी लिखित ही होने वाली है, ठीक है। यानी सम सेमेस्टर और विषम सेमेस्टर में सेम सेम टाइप के यानी कि पैटर्न पे परीक्षाएं आपकी संपन्न होंगी। तो न्यू मॉडल पेपर हो गए हैं 2023 की परीक्षाओं के लिए, चाहे आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही है, चाहे आपकी परीक्षा लिखित हो रही है, दोनों के लिए यह लेक्चर महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको दिखेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे, यानी छोटे प्रश्न होंगे, तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा और लिखित वालों के लिए भी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं। और एक प्रकार से रिवीजन क्लास के तौर पर इसको आप ले सकते हो। जो अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं उनके बारे में चर्चा करने का प्रयास। आपको बता दूं कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि जो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की मैंने मॉडल पेपर दिया है, लगभग 2 मॉडल पेपर इससे पहले अवेलेबल हैं आपके पॉलिटिकल साइंस के, उनको देख लीजिएगा और उसके बाद में यह वीडियो देख लीजिएगा, तो ऑब्जेक्टिव वालों का एकदम से बिल्कुल तैयार हो जाएगा और लिखित वालों का भी काफ़ी हद तक तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए मैं चर्चा करता हूँ कैसे कैसे प्रश्न। तो आपकी स्क्रीन पर आ ही चुका है, देखेंगे सभी लोग, देख पा रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसी टाइप के प्रश्न आपके होंगे और मैं तीव्र गति से आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रिपब्लिक किसकी महत्वपूर्ण कृति है। तो रिपब्लिक एक पुस्तक है जिसको लिखा है प्लेटो महोदय ने, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्लेटो महोदय की बात की जाए तो खास करके इनका आदर्श राज्य का सिद्धांत बड़ा फेमस रहा है। प्लेटो आदर्श न्याय, जो उनका आदर्श राज्य है वो न्याय पर आधारित है और कई प्रकार की चीज़ें हैं। और प्लेटो कहीं ना कहीं पे शासक और सैनिक वर्ग के लिए साम्यवादी व्यवस्था के बारे में बताते हैं, शासक की निरंकुश स्थिति के बारे में प्लेटो बताते हैं। तो कहीं ना कहीं पे प्लेटो के सिद्धांत की बात की तो विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित प्लेटो के कुछ विचार रहे हैं। वैधानिकता की सीमा से बाहर भी विचार इन्होंने दिया है, तमाम प्रकार के विचार इन्होंने दिए हैं और बड़े अच्छे विद्वान माने जाते हैं। प्लेटो की रचना रिपब्लिक जो है, ये राजनीति पर लिखी गई रचना नहीं बल्कि ये शिक्षा पर लिखी गई एक रचना है, रिपब्लिक पुस्तक जो है। और ख़ास करके सर्वकालिक सर्वोत्तम रचना इसको मानते हैं। रूसो कहते हैं इस संदर्भ में, रूसो कहते हैं कि प्लेटो का रिपब्लिक राजनीति पर लिखी गई नहीं, मतलब राजनीति पर लिखी गई रचना नहीं बल्कि शिक्षा पर लिखी गई सर्वकालिक सर्वोत्तम रचना है। ये प्लेटो के संदर्भ में रूसो महोदय ने ये कथन बोला था, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शासक वर्ग में दार्शनिकों का गुण विकसित करने के लिए प्लेटो ने किस व्यवस्था को माध्यम बनाया था। तो शिक्षा और साम्यवादी व्यवस्था को उन्होंने क्या बनाया था, माध्यम बनाया था। किसका माध्यम बनाया था, तो उन्होंने शासक वर्ग में दार्शनिकों का गुण विकसित करने के लिए, चूँकि जो शासक होगा उसको पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, एक राजा जो हो दार्शनिक होना चाहिए, इनका मत यह था। यानी बिना पढ़े लिखे अगर राजा हो जाएगा, किसी चीज़ को देखेगा एक आम नागरिक के तरीके से, अगर राजा भी किसी भी मुद्दे को देखेगा तो फिर राजा में और एक आम इंसान में क्या मतलब रह जाएगा, क्या अंतर रह जाएगा।
तो इसीलिए प्लेटो चाहता था कि भाई राजा जो हो पढ़ा लिखा हो, किसी वस्तु को, किसी मुद्दे को, किसी व्यक्ति को अगर राजा देखे तो एक प्रकार से वो दार्शनिक दृष्टिकोण से देखे। राजा एक शिक्षा शास्त्री टाइप का हो, यानी कि पढ़ा लिखा हो, दार्शनिक विचारधारा से प्रेरित हो, दार्शन शास्त्र का ज्ञान हो उसको, ठीक है। ये चाहता था एक प्रकार शिक्षा होना चाहिए और साम्यवादी व्यवस्था एक प्रकार से होनी चाहिए। तो दार्शनिकों का गुण विकसित करने के लिए प्लेटो ने इसी व्यवस्था को एक प्रकार से माध्यम बनाया था। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार न्याय की व्याख्या क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो प्लेटो के अनुसार अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार राज्य अथवा समाज के द्वारा निर्धारित जो कर्तव्य हैं उनका अगर आप पालन करते हैं तो वही न्याय है। न्याय क्या है? न्याय की परिभाषा देते हैं प्लेटो। प्लेटो कहते हैं कि भाई अपनी आपकी जो योग्यता है, आपकी जो एबिलिटी है, जितना आप कर सकते हैं, यानी कि जितनी आपकी क्षमता है, ठीक है, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, जितनी आपकी मतलब कि एबिलिटी जितनी है और कैपेबिलिटी जितनी है, यानी कि योग्यता और क्षमता आपकी कितनी है। अगर अपनी योग्यता और अपनी क्षमता के अनुसार आप जो है राज्य के द्वारा बनाए गए जो नियम है या जो कानून है या फिर जो समाज के द्वारा निर्धारित जो कर्तव्य हैं आपके, उन्हीं कर्तव्यों का जब आप निर्वहन करते हैं, कानून के द्वारा और समाज के द्वारा बनाए गए कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, तो ऐसे में आप समझिए कि आप न्याय कर रहे हैं, ठीक है। तो न्याय का ही पालन आप कर रहे हैं ऐसा करने के बारे में, तो ये प्लेटो जो है कहता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, चौथा नंबर प्रश्न आप देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, थोड़ी मेरी तबीयत खराब है और गले में दिक्कत थी, आपको पता होगा कल की क्लास में ही थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, तो फिर भी मैं आपको एक प्रकार से प्रोवाइड करवा रहा हूँ क्लास, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा आप लोग। अगर मेरी वॉइस अच्छे तरीके से नहीं जा रही होगी, मुझे पता है मेरी वॉइस अच्छी नहीं जा रही, क्योंकि मैं संतुष्ट नहीं हूँ अपने आप से, तो आप लोग भी नहीं संतुष्ट हो पा रहे होंगे मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से हाथ जोड़ करके कि भाई अब जिस तरीके से हालत है तो आप लोग उसी में थोड़ा सा मैनेज करने का प्रयास करें, ठीक है। और जिस दिन अच्छे रहेंगे तो अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा तबीयत डाउन रहेगी तो एक प्रकार से थोड़ा सा अगर आप लोग मैनेज करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ते हैं, ये मुझे पता और मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। आप पढ़ेंगे और ध्यान से अपने सिलेबस को एक प्रकार से आगे बढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे, अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे और अपने माता पिता का, अपने समाज का नाम रोशन करेंगे। चले, प्लेटो की मृत्यु कब हुई थी बताएं। तो प्लेटो की जो मृत्यु हुई थी वो 347 ईस्वी में हुई थी। ये बात ध्यान, इलावीसापुर में हुई थी प्लेटो की मृत्यु, ओके। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्लेटो के संदर्भ में, मैंने आपको बताया भी था। अच्छा, जब मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव टाइप के मॉडल पेपर के बारे में बता रहा था तो हमने उसमें तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में बताया था और खूब अच्छे तरीके से हमने एक एक चीज़ों के, एक एक विद्वानों के बारे में चर्चा करी थी। तो आप लोगों ने अगर देखा होगा तो निश्चित तौर पर आपको पता होगा, ठीक है। विधिवत तरीके से हमने चर्चा करी, तो आप लोग एक बार ऑब्जेक्टिव टाइप का जो मॉडल पेपर है उस मॉडल पेपर को भी देख लीजिएगा ताकि आप समझ पाएँ और भी चीज़ों को जान पाएँ, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने इसमें रखा है जो कि आपकी ऑब्जेक्टिव परीक्षा के लिए रिवीजन के तौर पर काम करेंगे। चलिए, अगला प्रश्न आपका है, प्लेटो ने अपनी पुस्तक मतलब अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा को प्रस्तुत किया है। तो जो द रिपब्लिक पुस्तक है, बड़ी फेमस पुस्तक है प्लेटो की, और इसी पुस्तक में उन्होंने न्याय संबंधी जो अपनी अवधारणा है उस अवधारणा को उन्होंने दिया है। किसने? प्लेटो महोदय ने, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ा जाए तो अच्छा, प्लेटो ने साम्यवाद की विचारधारा को भी दिया है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, छठा नंबर प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार राज्य के 3 वर्ग कौन कौन से हैं। प्लेटो राज्य के 3 वर्ग में कौन कौन सी चीज़ें बताते हैं। तो प्लेटो महोदय जो राज्य के 3 वर्ग बताते हैं, तो पहला वर्ग होता है कृषक वर्ग, या जो खेती करता है, जो उत्पादन करता है, यानी उत्पादन वर्ग जिसको बोलते हैं, उत्पादक वर्ग, या कृषक वर्ग, यानी कृषक वर्ग जो खेती करता है, उत्पादक वर्ग मतलब जो फसल उगाता है, तो मतलब एक ही बात है। तो कृषक वर्ग या उत्पादक वर्ग, या आप उत्पादक वर्ग में आप इसे मैन्युफैक्चरिंग में जो मजदूर काम कर रहे हैं वो,
दूसरा वर्ग होता है सैनिक वर्ग, यानी जो लड़ाई वाले जो जुड़े हुए हैं मामलों से, यानी सैनिक जो हैं वो। और तीसरा होता है शासक वर्ग, यानी जो शासन करता है। ठीक है, तो शासक वर्ग के कहने पर आप देखते हैं सैनिक वर्ग जो होता है वो काम करता है। आप देखते हैं कृषक वर्ग जो है यहाँ पर सबसे निचले पायदान पर रहा होगा, सैनिक वर्ग फिर उससे ज़्यादा, फिर शासक वर्ग का तो प्रभुत्व ही रहा। तो ये 3 वर्ग उन्होंने बताए राज्य के होने चाहिए प्लेटो ने, और इन्होंने एक प्रकार से 3 तत्व मतलब कि 3 वर्ग बताए हैं राज्य के। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न है, प्लेटो का जन्म कब हुआ था? तो 428 ईसा पूर्व में हुआ था एथेंस नगर में। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 428 ईसा पूर्व में, मृत्यु हुई थी 347 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, प्लेटो के माता पिता कौन थे? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो प्लेटो के माता पिता की अगर बात की जाए तो प्लेटो के पिता का नाम क्या था? एरिस्टन था, और माता जी का नाम इनके था परबितयनी। ठीक है, तो परबितयनी इनकी माता का नाम था प्लेटो के, और पिता का नाम था एरिस्टन। तो ये थोड़ा सा जान लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपकी परीक्षा में आ जाए। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दर्शन के इतिहास में प्लेटो जो है वो किस नाम से विख्यात है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्लेटो को खास करके क्या कहा जाता है? राजनीतिक दर्शन के इतिहास में प्लेटो को खास करके अफलातून के नाम से जाना जाता है, अफलातून के नाम से विख्यात है प्लेटो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको रट लीजिएगा, स्टार बना दे रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आपके आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये जान लीजिए, प्लेटो का गुरु कौन था? तो प्लेटो का गुरु कौन था भाई? सोक्रेटिस यानी सुकरात। सुकरात जो था ये प्लेटो का गुरु था, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो सुकरात किस शिष्य थे? प्लेटो। प्लेटो का शिष्य था अरस्तु। ठीक है, यानी सुकरात, ठीक है, जो सुकरात है इसका शिष्य कौन है? इसका शिष्य प्लेटो। ठीक है, और प्लेटो का शिष्य कौन था? प्लेटो का शिष्य था आपका अरिस्टोटल यानी अरस्तु। ठीक है, और अरस्तु का शिष्य कौन था? आपको पता होगा जिसने विश्व विजय के लिए चला था, क्या नाम है उसका? सिकंदर, अलेक्जेंडर जिसको आप बोलते हैं। तो सुकरात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य अरिस्टोटल यानी अरस्तु, और अरस्तु का शिष्य जो था वो था अलेक्जेंडर यानी सिकंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11वां नंबर प्रश्न है, प्लेटो के ग्रंथों का नाम लिखिए। तो राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से देखा जाए तो प्लेटो के मुख्य रूप से 3 प्रसिद्ध ग्रंथ हमारे समक्ष आते हैं, जिनमें पहला है, बहुत ही फेमस है और इससे इनकी ख्याति मिली, इनको प्रसिद्धि मिली इस ग्रंथ के लेखन के बाद से प्लेटो महोदय को, द रिपब्लिक जो पुस्तक है, या दी रिपब्लिक जो पुस्तक है, बड़ी फेमस पुस्तक है प्लेटो की, और इससे इनको प्रसिद्धि मिली। दूसरी पुस्तक है दी स्टेटस मैन, और जो तीसरी पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है दी लाज। तो ये 3 पुस्तकें हैं जो कि बड़ी ही प्रसिद्ध हैं, जिनमें जो है दी रिपब्लिक ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, लेकिन बाकी ये दोनों भी प्रसिद्ध हैं अन्य रचनाओं की अपेक्षा। तो ये 3 रचनाएं जो हैं, या 3 ग्रंथ जो प्लेटो के हैं वो बड़े फेमस हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता, तो मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 12वां नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, अरिस्टोटल यानी अरस्तु की सर्वश्रेष्ठ रचना का नाम उल्लेख कीजिए। बढ़िया प्रश्न है। तो अरस्तु की अगर बात की तो अरस्तु की जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है वो कौन सी भाई? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स नाम से पुस्तक ही लिखी है अरिस्टोटल ने, अरस्तु ने, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, और ख़ास करके इन्होंने न्याय संबंधी विचार भी दिया है अरिस्टोटल ने, और भी विचार इन्होंने राज्य की उत्पत्ति के बारे में भी इन्होंने अपने विचार दिए हैं। इन्होंने कहा कि राज्य एक स्वाभाविक एवं प्राकृतिक संस्था होती है तथा व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी होता है। ठीक है, इन्होंने ही कहा था इस कथन को, मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी होता है, यह भी अरिस्टोटल ने ही कहा था, अरस्तु ने ही कहा था। और इसके अलावा अरस्तु ने यह भी कहा था कि मनुष्य की आवश्यकताओं की विभिन्न समुदायों और जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं उन संस्थाओं के माध्यम से उसकी पूर्ति होती है। जो समुदायों की जो पूर्तियां होती हैं आवश्यकताओं की, वो पूर्तियां किसके द्वारा होती है? सामाजिक संस्थाओं के द्वारा, और विभिन्न प्रकार के समुदायों के द्वारा मनुष्य के जीवन की इच्छाएं या आवश्यकताएं जो होती हैं वह पूरी होती हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखो। तीसरी बात ये कहता था राज्य के संदर्भ में कि परिवार से गांव और गांव से राज्य तक की विकास की प्रक्रिया में राज्य जो है अंतिम, पूर्ण और श्रेष्ठतम समुदाय है, जो मनुष्य की बौद्धिक और नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ण रूपेण पूर्ति करता है। तो खास करके प्लेटो का शिष्य था अरिस्टोटल यानी अरस्तु, उसकी फेमस रचना है पॉलिटिक्स। ठीक है, तो आपसे पूछेगा पॉलिटिक्स किसकी रचना है तो आप बताएंगे अरिस्टोटल की। आपसे पूछेगा दी रिपब्लिक किसकी रचना तो आप बताएंगे प्लेटो की। ठीक है, और संपत्ति पर भी अरस्तु ने विचार दिया है। संपत्ति पर विचार देते हुए अरिस्टोटल कहते हैं कि उन्होंने कहा कि आजीविका, मतलब संपत्ति को आजीविका के रूप में माना कि भाई जिससे आपकी जीविका यापन हो सके। और वो कहते हैं कि
संपत्ति दो प्रकार की होती है, एक निर्जीव संपत्ति और सजीव संपत्ति। निर्जीव संपत्ति में जैसे कि धन हो गया, घर हो गया, भूमि वगैरह हो गई, ये सब निर्जीव संपत्ति है। सजीव संपत्ति में पशु हो गए, आपके पास अगर ज़्यादा दास होते थे उस समय तो आपके पास संपत्ति ज़्यादा होती थी, जितने पशु उतनी संपत्ति। तो इस प्रकार चीज़ें, ठीक है। और राज्य प्राकृतिक है, ऐसा अरिस्टोटल का भी मानना। राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, यानी कि व्यक्ति के बाद में फिर राज्य एक स्वाभाविक और प्राकृतिक समुदाय है, और यह मनुष्य के लिए आवश्यक और अपरिहार्य है। यह व्यक्ति के पूर्व का है, ठीक है, और यह एक सर्वोच्च समुदाय है। इसकी प्रकृति जो है राज्य की वो स्वावयवी है, आत्मनिर्भर समुदाय है राज्य, ऐसा बताते हैं कौन, अरिस्टोटल। यानी कि राज्य जो है व्यक्ति का पूर्वगामी है, यानी कि व्यक्ति से पहले राज्य आया है। थोड़ा सा मैं पहले दूसरा उल्टा थोड़ा निकल गया था मुझसे। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अरिस्टोटल महोदय कहते हैं कि पहले राज्य की उत्पत्ति हुई, उसके बाद में मनुष्य आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अरिस्टोटल यानी अरस्तु ने राज्य को किस प्रकार परिभाषित किया है। तो वो कहते हैं अरस्तु कि राज्य परिवारों और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति लक्ष्य है, ठीक है। तो क्या होता है, राज्य परिवारों और ग्रामों का क्या होता है, एक ऐसा समुदाय होता है जो समुदाय जिसका पूर्ण और आत्मनिर्भर जो उद्देश्य होता है या लक्ष्य होता है, क्या होता है, जीवन की प्राप्ति का लक्ष्य होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है अरस्तु के अनुसार राज्य किस प्रकार की संस्था है। तो अरस्तु के अनुसार राज्य जो है वो परिवारों का क्या है, समूह है। क्या है, परिवारों का समूह है क्या राज्य, अरस्तु के अनुसार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 15वां नंबर। प्रश्न है कि अरस्तु के अनुसार राज्य की परिभाषा बताइए। तो अरस्तु महोदय राज्य की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि राज्य जो होता है कुलों और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। क्या, पूर्ण और जो आत्मनिर्भर जीवन है उसकी प्राप्ति कर देना ही ये एक प्रकार से राज्य होता है, ऐसा इन्होंने बताया। आगे बढ़ते और भी परिभाषाओं को समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, अरस्तु किसका शिष्य था, प्रश्न आपका बड़ा अच्छा पूछा गया है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सॉरी, बताएं। 16वां प्रश्न आपका, अरस्तु किसका शिष्य था भाई। तो अरस्तु जो था प्लेटो का शिष्य था, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अरस्तु का जन्म कब हुआ था। तो अरस्तु का जन्म हुआ था 384 ईसा पूर्व, ठीक है। कितने ईसा पूर्व भाई, 384 ईसा पूर्व इज राइट आंसर, ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। और कहाँ पर हुआ था, तो मकदूनिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था भैया, मकदूनिया में हुआ था 384 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 18वां नंबर प्रश्न है, राजनीति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो अरस्तु को कहा जाता है राजनीति विज्ञान का पिता, यानी फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अगर बोला जाए तो किसको कहा जाता है, तो इन्हीं को कहा जाता है, अरिस्टोटल को। जो कि अरस्तु महोदय की जो पुस्तक है पॉलिटिक्स, वो पुस्तक कहीं ना कहीं पे इसके बारे में बहुत जानकारी देती है, राजनीति शास्त्र के बारे में। और आपको यहाँ पर बता दूं कि सबसे पहले इन्होंने पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग भी किया था। इसके अलावा ये जो है अरस्तु महोदय की बात की, इन्होंने कहा भी था कि मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है, मैन इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 19वां नंबर प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न है कि मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन का मुख्य विषय क्या था। तो मध्य युग के राजनीतिक चिंतन का प्रमुख विषय चर्च और राज्य के बीच चलने वाला जो सत्ता संघर्ष था वही था। तो मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन का मुख्य उद्देश्य यही रहता था। कौन सा उद्देश्य, जो मध्य युग में आप देखते हैं राजनीतिक चिंतन का जो प्रमुख विषय रहा है वो चर्च और जो राज्य की जो सत्ता है उसके बीच में आप देखते हैं कि जो संघर्ष चलता है सत्ता और चर्च के बीच में, उसी को दिखाया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20वां नंबर प्रश्न है, चर्च राज्य सत्ता के संघर्ष को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो चर्च राज्य सत्ता के संघर्ष को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, बात ध्यान रखिएगा। अगला पहला जो है आपका है प्रथम भाग और दूसरा द्वितीय भाग। प्रथम भाग में चर्च की सर्वोच्चता का काल कुछ समय तक रहा, फिर उसके बाद में चर्च की सर्वोच्चता समाप्त होती है और राज्य की सर्वोच्चता का काल आता है, ठीक है, सर्वोच्चता का काल। तो ये 2 काल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर प्रश्न है, पोप ग्रेगोरी के बाद पोप की गद्दी पर कौन बैठा। तो पोप ग्रेगोरी सप्तम की मृत्यु के लगभग 100 वर्ष के बाद इनोसेंट तृतीय पोप की गद्दी पर बैठता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22वां नंबर प्रश्न है, एक्विनास कहाँ का निवासी था। तो एक्विनास जो था वो नेपल्स का निवासी था। कहाँ का था भाई, वो नेपल्स राज्य के एक्विनो शहर का या नगर का निवासी था, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, थॉमस एक्विनास के अनुसार कानून की परिभाषा क्या है। तो वो कहता है थॉमस एक्विनास कि कानून विवेक से प्रेरित और लोक कल्याण के लिए उस व्यक्ति के द्वारा जारी किया गया एक आदेश है
जिस व्यक्ति पर समुदाय की व्यवस्था का भार होता है, ये थॉमस एक्विनास कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 24 नंबर प्रश्न है, राज्य के नियम किसकी कृति है? तो राज्य के नियम जो कृति है पुस्तक है राज्य के नियम, ठीक है। और एक प्रकार से स्टेट्स लॉ जिसको बोलते हैं, तो रूल्स मतलब राज्य के नियम जो है रूल्स ऑफ स्टेट, या फिर एक प्रकार से स्टेट्स रूल्स, तो आप कुछ भी कह सकते हैं। तो राज्य के जो नियम है इस पुस्तक को लिखा है एक्विनास महोदय ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, ये बात ध्यान रखिएगा और एग्जाम में आती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 25 नंबर प्रश्न है एक्विनास के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव कैसा है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो एक्विनास के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव राजनीतिक और सामाजिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्विनास की मृत्यु कब हुई थी? तो एक्विनास की जो मृत्यु हुई थी 1274 ईस्वी, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, एक मिनट में देख रहा हूँ। बिल्कुल, तो एक्विनास की मृत्यु कब हुई थी भाई? तो ठीक है, 1274 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी एक्विनास की। एक्विनास की बात की जाए तो मध्य युग के सबसे महान राजनीतिक चिंतक रहे हैं संत थॉमस एक्विनास। जन्म हुआ था इनका 1225 ईस्वी में इटली के नेपल्स राज्य में, खास करके एक पड़ता है रोक्का सेक्का स्थान, वहीं पर एक कुलीन परिवार में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और मात्र इनकी एक प्रकार से बात की है तो 48-49 की उम्र में 1274 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, ये बात ध्यान रखिए। लेकिन बहुत कम समय में संत थॉमस एक्विनास महोदय ने बहुत बड़ी संख्या में ग्रंथों की रचना करी, और जिनकी कुल संख्या लगभग कुल 37 ग्रंथ इन्होंने लिखे, और 40 लघु ग्रंथ भी इनके आपको मिलते हैं, ठीक है। इनका एक प्रकार से धर्मशास्त्र का सार एक ग्रंथ है, बड़ा फेमस है, जिसको सुम्मा थियोलॉजिका कहा जाता है, ठीक है। और भी तमाम सारे ग्रंथ हैं। राजाओं के नियम इनका एक पुस्तक है। इसके अलावा अरस्तु की राजनीति की टीका भी लिखी इन्होंने, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था? एक्विनास की मृत्यु। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपका आ चुका है, देखेंगे। प्रश्न है 27 नंबर, एक्विनास के अनुसार कानून कितने प्रकार का होना चाहिए? तो एक्विनास के अनुसार कानून 4 प्रकार का होता है। पहला कानून होता है शाश्वत कानून, दूसरा कानून होता है प्राकृतिक कानून, तीसरा होता है मानवीय कानून, और चौथा होता है दैवीय कानून, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के कानून होते हैं, ये एक्विनास महोदय बताते हैं, तो इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, संत ऑगस्टाइन के राजनीतिक विचार बताइए। तो संत ऑगस्टाइन के राजनीतिक विचार निम्न है। पहला विचार है राज्य संबंधी विचार उन्होंने दिया है। दूसरा जो विचार दिया है वो दासता संबंधी विचार दिया है। तीसरा विचार उनका संपत्ति संबंधी विचार, और चौथा विचार है मानव स्वभाव संबंधी विचार। तो एक प्रकार से ये संत ऑगस्टाइन के मुख्य क्षेत्रों में उन्होंने विचार दिए हैं अपने। मानव स्वभाव संबंधी विचार दिया, राज्य संबंधी विचार, संपत्ति संबंधी, दासता संबंधी, तो कई चीज़ों से रिलेटेड विचार जो है दिया है संत ऑगस्टाइन महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपका आ चुका 29 नंबर प्रश्न है, सिसरो का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सिसरो के बारे में, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सिसरो का जन्म कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था? फटाफट से आप बताएंगे। तो सिसरो का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था भाई? बताइएगा सभी लोग। सिसरो बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है सिसरो, तो इसका जन्म कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था? बताइएगा सभी लोग भाई। सिसरो का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो 106 ईसा पूर्व में रोम के मध्यम श्रेणी के परिवार में इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिसरो का निधन कब हुआ था? तो 43 ईसा पूर्व में एक प्रकार से अभियोग लगा करके इसको प्राणदंड दिया गया था सिसरो को, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, अगला प्रश्न क्या है? 31 नंबर प्रश्न है, सिसरो की रचनाओं के नाम लिखिए। तो सिसरो की रचना है डी रिपब्लिक, ठीक है, और दूसरी रचना है डी लिगबस, और अगली रचना है डी ऑफिसिस। तो ये रचनाएं किसकी हैं? ये रचनाएं सिसरो की हैं, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बार फटाफट से आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से चीज़ों को जानते रहें और पढ़ते रहें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है, कानून के संबंध में सिसरो के क्या विचार हैं? तो कानून के संबंध में उनके कई सारे विचार हैं सिसरो के। कहते हैं कि जो कानून के बारे में हो कि कानून जो होता है शाश्वत और अपरिवर्तनीय प्राकृतिक कानून एक प्रकार से जो होता है वो अच्छा माना जाता है, और इसमें विश्वास भी करते हैं ये, ठीक है, सिसरो। और दूसरी बात है कि प्राकृतिक कानून जो है ईश्वरीय वस्तु है, ऐसा मानते हैं। तीसरी बात ये कहते हैं कि यह सार्वभौमिक, सर्वदेशीय और सार्वकालिक है।
जो कानून होता है। इसके अलावा मतलब हर एक देश में हर एक समय पर कोई ना कोई कानून जरूर रहा होगा, ठीक है। और अगला जो एक प्रकार से विशेषता कानून की या उनके संबंध में जो विचार दिया सिसरो ने, वो विचार है प्राकृतिक कानून राज्य निर्मित कानून से श्रेष्ठ होते हैं। यानी जो प्रकृति के कानून होते हैं, प्रकृति के द्वारा पहले से निर्धारित जो एक प्रकार से कानून है, वो कानून कहीं ना कहीं पे राज्य के द्वारा बनाए गए कानून से अलग है और राज्य के बनाए गए कानून से एक प्रकार से अच्छा भी माना जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। तो समझ में आ रही चीज़ें। तो ये हो गया आपका कानून के संबंध में सिसरो के विचार। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपका 33 नंबर प्रश्न आप देखिएगा सभी लोग। प्रश्न है सिसरो ने कानून के कितने प्रकार बताए हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो सिसरो ने कानून के कितने प्रकार बताए भाई, तो सिसरो ने कानून के 2 प्रकार बताए। पहला कानून है प्राकृतिक कानून और दूसरा कानून है राज्य निर्मित कानून। तो ये 2 प्रकार के कानून बताए किसने भाई, ये बताया सिसरो महोदय ने। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 34 नंबर प्रश्न है, सिसरो के अनुसार राज्य के कितने रूप हैं बताएं। तो सिसरो के अनुसार राज्य कितने रूप हैं, तो 3 रूप हैं। पहला एक तो राज्य का रूप है राजतंत्र का, दूसरा कुलीन तंत्र का और तीसरा जो है प्रजातंत्र का यानी लोकतंत्र, ठीक है। तो ये 3 राज्य के रूप हैं। एक प्रकार से उसके रूप मतलब समझ रहे हैं, राज्य का रूप मतलब समझ रहे हैं, राज्य का स्वरूप जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। तो वो 3 तरीके से, एक तो राजतंत्र, एक कुलीन तंत्र और एक प्रजातंत्र। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 35 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न है कि मैकियावेली किस युग की देन था, बताएंगे। तो मैकियावेली जो था वो पुनर्जागरण युग का देन था, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 36 नंबर प्रश्न है, पुनर्जागरण काल में मैकियावेली के लक्ष्य को स्पष्ट कीजिए। तो मैकियावेली जो था यह इटली को संगठित करके शक्तिशाली बनाना चाहता था और इसीलिए इटली, खास करके इटली के एकीकरण का घोर पक्षपाती था। कौन, ये जो था कौन, मैकियावेली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मैकियावेली के समय में इटली कितने राज्यों में विभाजित थी। तो मैकियावेली के समय में इटली जो है 5 राज्यों में, 5 भागों में बटी हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैकियावेली को किसका नाम दिया गया है बताएं। तो चाणक्य, इटली का एक प्रकार से इटली का चाणक्य कहा गया उसको, मैकियावेली को। जो काम भारत में चाणक्य ने किया वही काम इटली में किसने किया, मैकियावेली ने किया, इसीलिए उसको इटली का चाणक्य कहा जाता है मैकियावेली को, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपका 39 नंबर प्रश्न है, मैकियावेली की प्रसिद्ध रचना का नाम बताइए। बढ़िया प्रश्न है। तो द प्रिंस जो है बड़ी फेमस रचना है मैकियावेली की और एग्जाम में प्रश्न वहाँ से आता है मैकियावेली से रिलेटेड, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कौन सी रचना है बड़ी फेमस रचना, द प्रिंस रचना जो है वो बड़ी फेमस रचना है। किसकी रचना है, तो मैकियावेली की रचना है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ख़ास करके मैकियावेली का जन्म इटली में ही हुआ था। पुनर्जागृति आंदोलन के अग्रणी नगर खास करके फ्लोरेंस के एक सामान्य परिवार में जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में इनका, ठीक है। और ख़ास करके आप देखिएगा कि बड़े संघर्षी व्यक्ति रहे हैं ये मैकियावेली। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन से आपका आ चुका है 40 नंबर प्रश्न है, मैकियावेली को आधुनिक युग का नाम दिया गया है। तो आधुनिक युग का शिशु इनको कहा जाता है, ठीक है। मैकियावेली आधुनिक युग के शिशु हैं, ऐसा कथन भी पूछा जा करके प्रश्न भी पूछा गया कई बार। तो मैकियावेली जो है अपने युग का शिशु है, ऐसा विद्वानों ने कहा। तो मैकियावेली को आधुनिक युग का क्या नाम दिया गया है भाई, तो आधुनिक युग का शिशु कहा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न है 41 नंबर, मैकियावेली का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो मैकियावेली का जन्म हुआ था फ्लोरेंस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। चले, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ रहे हैं और फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मैकियावेली का जन्म कहाँ हुआ था, फ्लोरेंस में हुआ था। अगला प्रश्न क्या है, मैकियावेली का आविर्भाव कब हुआ, बताएं सभी लोग। तो मैकियावेली का जो जन्म हुआ मतलब कि आविर्भाव हुआ वो कब हुआ था भाई, तो मैकियावेली का जो आविर्भाव हुआ पुनर्जागरण काल में हुआ था। कब हुआ था, पुनर्जागरण काल में, ठीक है। रेनेसा के साथ मतलब कि रेनेसा मतलब कि जो पुनर्जागरण काल को अंग्रेजी में रेनेसा बोलते, तो उसी समय इनका जन्म हुआ था, मतलब कि इनका आविर्भाव हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर प्रश्न है, जीन बोदा का जन्म फ्रांस के किस नगर में हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था जीन बोदा का एंजर्स नगर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 44 नंबर प्रश्न है कि बोदा के अनुसार संप्रभुता को परिभाषित कीजिए। तो बोदा महोदय कहते हैं कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजन पर ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जिसे विधि के द्वारा यानी कानून के द्वारा मर्यादित मतलब मानदित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये संप्रभुता एक प्रकार से वो कहते हैं कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजन पर एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जिसके द्वारा विधि द्वारा एक प्रकार से मर्यादित नहीं किया जा सकता, मतलब उसको
मतलब कहने का मतलब ये है कि संप्रभुता जो होती है उसमें राज्य जो होता है सॉवरेन हो जाता है। सॉवरेन कंट्री मतलब होता है कि किसी दूसरे देश का अब अधिकार नहीं है और एक प्रकार से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाना देश का, ठीक है। और संप्रभुता का सीधा सा मतलब होता है कि आंतरिक और बाहरी मामलों में देश का जो मुखिया होगा, जिसको जनता ने चुना है, वही लास्ट निर्णय लेगा, ठीक है। आगे बढ़ते 45 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका, नागरिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो जीन बोधा ने नागरिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन से बोधा का जन्म कब हुआ था? 1530 में हुआ था बोधा का जन्म, ठीक है। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चलें, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि बोधा की प्रसिद्धि के क्या कारण है, बताएं। तो बोधा ने प्रभुता के मतलब संप्रभुता के सिद्धांत का समर्थन सबसे पहले उल्लेख उसी ने किया, मतलब उसका किसका, एक प्रकार संप्रभुता का, बोधा महोदय ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसीलिए इसको प्रसिद्धि मिली। अगला प्रश्न है आपका, मतलब अगला प्रश्न है बोधा के जीवन काल में फ्रांस के मतलब फ्रांस में राजनीतिक चिंतन के रूप में कौन कौन से वर्ग थे? तो खास करके बोधा के जीवन काल में फ्रांस में राजनीतिक चिंतन के जो वर्ग थे, दो वर्ग थे। पहला वर्ग था मोनाको मैक्स और दूसरा था पॉलिटिक्स। तो ये दो एक प्रकार से राजनीतिक चिंतन पार्टियां एक प्रकार से क्या है, बोधा की जो फ्रांस की में मतलब फ्रांस में राजनीतिक चिंतन के कौन कौन से, तो जो पॉलिटिकल जो थॉट है वो एक प्रकार से मोनाको मैक्स और पॉलिटिक्स से दो प्रकार के राजनीतिक चिंतन आपको दिखेंगे। अगला प्रश्न आप देखिएगा 49 नंबर प्रश्न है, बोधा किस पार्लियामेंट का सदस्य रहा? तो बोधा जो था फ्रांस के स्टेटस जनरल पार्लियामेंट का सदस्य रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 50 नंबर प्रश्न है, बोधा ने किस यूनिवर्सिटी में शिक्षा ग्रहण करी थी? तो बोधा एक प्रकार से टेल्यूज यूनिवर्सिटी में शिक्षा ग्रहण किए मतलब कि किया इसने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 51 नंबर प्रश्न है, ऑस्टिन का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक चिंतन क्या है? तो संप्रभुता का सिद्धांत जो है ऑस्टिन का ही सिद्धांत है, बड़ा फेमस सिद्धांत है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि हाब्स ने अपने किस ग्रंथ में सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, बताएं। तो लेवियाथन जो पुस्तक है, थॉमस हाब्स की बड़ी फेमस पुस्तक है लेवियाथन, इसी ग्रंथ में उन्होंने सामाजिक समझौता यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के सिद्धांत के बारे में बताया है। अगला प्रश्न आप देखिएगा 53 नंबर प्रश्न है, हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था क्या है? तो हाब्स कहते हैं कि यह अवस्था असहनीय, संघर्षमय, कष्टमय, अराजकतापूर्ण थी, निरंतर संघर्ष के कारण से जिसकी लाठी उसकी भैंस के सिद्धांत को मान्यता प्राप्त थी। हाब्स कहते प्राकृतिक अवस्था में ऐसी सिचुएशन थी, ठीक है। कैसी सिचुएशन थी? अवस्था असहनीय थी, संघर्ष में जीवन था लोगों का उस समय जब राज्य नहीं था, और ख़ास करके कष्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था, सॉरी। तो हाप्स एक प्राकृतिक अवस्था क्या है इसकी, प्राकृतिक अवस्था क्या है, मतलब मैं आपको बताऊं, प्राकृतिक अवस्था वह अवस्था होती है जब सामाजिक समझौता नहीं हुआ था, यानी सामाजिक समझौते होने से पहले की जो एक प्रकार से समय है उसी को प्राकृतिक अवस्था बोलते हैं। ये हाप्स, लाक, रूसो, ये सब, ठीक है। आपको बता दूं सामाजिक समझौता हुआ उसके पहले, सामाजिक समझौता क्यों हुआ, किन कारणों से हुआ? तो उसमें यही कारण है कि भाई पहले सभी लोग संघर्ष करते थे, आपस में झगड़ा लड़ाई करते थे, कष्टमय जीवन व्यतीत होता था, अराजकतापूर्ण यानी कोई राजा नहीं था, ठीक है, निरंतर संघर्ष बढ़ता जा रहा था। तो उन सभी चीज़ों को देख करके एक प्रकार से एक राजा की कल्पना करने का प्रयास इन लोगों ने किया और इस प्रकार से राज्य का निर्माण हुआ, राज्य बना, ऐसा मानते हैं हाब्स वगैरह। तो उस समय जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिद्धांत था वो चल रहा था, ठीक है, टिट फॉर टैट। अगला प्रश्न है, हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार क्या है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। हॉब्स के अनुसार, थॉमस हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार क्या है? तो आत्मरक्षा के लिए समस्त कार्यों को करने की स्वतंत्रता जो है प्राकृतिक अधिकार है। यह आपका प्राकृतिक अधिकार है कि अगर आप आत्मरक्षा के लिए समस्त कार्यों को करते हैं तो स्वतंत्रता प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 55 नंबर, लेवियाथन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहा जाता है और इसकी रचना कब हुई थी? तो लेवियाथन जो पुस्तक है इसकी रचना हुई थी 1651 ईस्वी में, ठीक है, इसका प्रकाशन हुआ था, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 56 नंबर प्रश्न है,
हाब्स की सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी है? लेवियाथन ही सबसे फेमस कृति है और इसी से इनको ख्याति भी मिली है हाब्स को। समाज समझौते का सिद्धांत भी इसी में आपको मिलेगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपका आ चुका है, प्रश्न 57 नंबर, आर्मेडा का युद्ध कब हुआ था? तो आर्मेडा का युद्ध जब हुआ था 1588 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है कि हाब्स कहाँ मतलब प्रश्न क्या है, हाब्स कहाँ का नागरिक था? तो हाब्स जो था वो ब्रिटेन का नागरिक था। अगला प्रश्न है, हाब्स का जन्म कब हुआ था? 1588 में हुआ था उसका जन्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 60 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है कि जॉन लॉक किस प्रकार के शासन के समर्थक थे? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो जॉन लॉक जो थे वो उदारवादी और सीमित शासन के क्या थे? वो समर्थक थे। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 61 नंबर प्रश्न है, जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था को परिभाषित कीजिए। तो लॉक के द्वारा चित्रित प्राकृतिक अवस्था शांति और सद्भावपूर्ण थी। एक वह एक आदर्श प्राकृतिक अवस्था थी। जॉन लॉक कहते हैं कि वहाँ पर लोग लड़ाई झगड़ा नहीं किया करते थे। तो वहीं पर जो मैंने आपको बताया जो है इसके पहले, ठीक है, किसके बारे में? लॉक के बारे में। ठीक है, हाब्स के बारे में बताया। तो हाब्स का जो सामयिक समझौता नहीं हुआ था उससे पहले, यानी जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें लोग मार वार करते थे। उसके बाद में सभी लोग झगड़ा से एकदम से ऊब गए। उसके बाद में कहा कि एक राजा हो ताकि ऐसे नौबत ना आए और सभी तरीके से जीवन यापन हो सके। ठीक है, तो उसी श्रृंखला में आप यहाँ पर देखिएगा, वही चीज़ यहाँ पर जो है एक प्रकार से जॉन लॉक जो हैं वो कहने का प्रयास करते हैं। जॉन लॉक जो है राज्य को किस प्रकार की संस्था मानते हैं भाई? तो वो लॉक जो है राज्य को प्राकृतिक संस्था मानते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं आगे आ गया क्या? हाँ, प्रश्न था आपका कि जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था को परिभाषित कीजिए। तो जॉन लॉक के द्वारा चित्रित जो प्राकृतिक अवस्था है वो शांति और सद्भावपूर्ण थी और उसमें एक आदर्श प्राकृतिक अवस्था मानी जा सकती है, यानी कि आइडियल जो नेचर सिस्टम है उसके बारे में उसको बताया सकता है, क्योंकि उस समय लड़ाई झगड़ा लोग नहीं करते थे, बड़े ही सहिष्णुता के साथ आपस में बातचीत करके रहते थे। ठीक है, अगला प्रश्न, जॉन लॉक के अनुसार अगला प्रश्न है, जॉन लॉक किस प्रकार के शासन के समर्थक थे? तो उदारवादी और सीमित शासन के समर्थक थे। ठीक है, ये भी आपका हो गया 64 नंबर 61 नंबर। अगला प्रश्न है 62 नंबर प्रश्न, समझौते के सिद्धांत के अंतर्गत लॉक ने किस सिद्धांत पर बल दिया है? तो शक्ति के सिद्धांत पर बल दिया है समझौते के सिद्धांत के अंतर्गत जॉन लॉक ने। अगला प्रश्न, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी है? सामाजिक और असामाजिक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि जॉन लॉक किस देश का निवासी था? तो ब्रिटेन का निवासी था। अगला प्रश्न है, लॉक राज्य को किस प्रकार की संस्था मानता है? तो राज्य जो है वो राज्य को प्राकृतिक संस्था मानता है। और जॉन लॉक का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ भाई? तो 1690 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और उसका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है एन एस्से कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग जो प्रकाशित हुआ है, वो भी एक प्रकार से बढ़िया रचना है, बढ़िया ग्रंथ है। तो जॉन लॉक का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ एक प्रकार से यही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब वो 1690 में प्रकाशन हुआ। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, लॉक के प्रथम ग्रंथ का नाम बताइए। तो जॉन लॉक का जो प्रथम ग्रंथ है वो है लेटर्स टू टोलरेशन, 1689 में प्रकाशित हुई थी रचना। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न, लॉक ने किस विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करी है? तो लॉक ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करी, बड़ा फेमस यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड। ठीक है, विदेशी है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, लॉक का जन्म कब हुआ था? तो लॉक का जन्म जो हुआ था वो 1632 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 70 नंबर प्रश्न देखेंगे, रूसो का दूसरा क्रांतिकारी लेख क्या है? स्पष्ट कीजिए। बढ़िया प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ओके, चलें, अगला प्रश्न आपका 1793 ईस्वी में असमानता की उत्पत्ति और उसकी आधारशिला जो है ये रूसो का दूसरा क्रांतिकारी लेख था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 71 नंबर प्रश्न है। प्रश्न, संघर्ष में जीवन व्यतीत करते हुए 1778 ईस्वी में रूसो की मृत्यु हो गई और इस अवधि में खास करके रूसो के कार्यों का उल्लेख भी की एक प्रकार से कीजिए, प्रश्न आपसे पूछा गया। तो इस अवधि में रूसो ने जो है कॉन्फेंसन नामक ग्रंथ की रचना करी और खास करके कोर्सिक और पोलैंड के संविधान की रचना एक प्रकार से आप सभी रचना करी इन्होंने, किसने? रूसो ने।
अगला प्रश्न आपका आ चुका है, रूसो की रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है भाई? तो रूसो की रचनाओं में सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो इनकी रचना है, बड़ी फेमस रचना है। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, अगला प्रश्न है 73 नंबर, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है और सर्वत्र वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किसका है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है और सर्वत्र वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है, यह कथन जो है यह रूसो का ही कथन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, आपकी परीक्षा में आएगा प्रश्न ये वाला। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रूसो ही है। प्रश्न है, रूसो किस देश से संबंधित था? तो फ्रांस देश से संबंधित था रूसो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न क्या है आपका कि कांट के स्वतंत्रता संबंधी विचारों का उल्लेख कीजिए या वर्णन कीजिए। तो इमैनुअल कांट जो है वो सच्चे अर्थों में केवल वही व्यक्ति स्वतंत्र है जो नैतिक रूप से स्वाधीन है, ऐसा मानते हैं वो, ठीक है। और स्वतंत्रता संबंधी यही विचारों को देते हैं कि भाई सच्चे अर्थों में केवल वही व्यक्ति स्वतंत्र होता है जो है एक प्रकार से खास करके जो नैतिक रूप से स्वाधीन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कांट ने शासन के कितने स्वरूप बताए हैं? तो कांट ने शासन के 3 स्वरूप बताए हैं। पहला तो प्रजातंत्र, दूसरा निरंकुश तंत्र और तीसरा कुलीन तंत्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे। तो ये हो गया आपका कांट जो है कांट ने शासन के कितने स्वरूप बताए हैं? तो उन्होंने शासन के 3 स्वरूप बताए, पहला प्रजातंत्र, दूसरा निरंकुश तंत्र और तीसरा कुलीन तंत्र, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, कांट का क्या कार्य? फटाफट से बताए, कांट राज्य का क्या कार्य है? बताते हैं, मतलब कांट महोदय राज्य का क्या कार्य बताते हैं कि राज्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो ये कहते हैं कि कांट महोदय की राज्य का कार्य शुभ जीवन के मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं उनका निराकरण करना है, ये बताया किसने? कांट ने, राज्य के संदर्भ में। अगला प्रश्न देखेंगे 79 नंबर, अरे 79 नंबर प्रश्न है, प्रभुसत्ता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हेराल्ड जे लास्की महोदय ने किया था, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। चले, अस्सी नंबर प्रश्न है कि समाज का स्वरूप जो है, अच्छा है, प्रश्न आपसे पूछा गया कि समाज का स्वरूप संघात्मक है, इसलिए जो है राज सत्ता भी मतलब कि संघात्मक होनी चाहिए। यह कथन किसका? तो हेरोल्ड जे लास्की का यह कथन है। ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि लास्की ने व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए किन अधिकारों को आवश्यक माना है? तो लास्की महोदय की बात की जाए तो पहली बात तो काम पाने के अधिकार को एक प्रकार से इन अधिकारों की बात करते, काम पाने का अधिकार हर व्यक्ति को। दूसरी बात, परिश्रम का सम्मानित वेतन पाने का अधिकार भी उनको। तो ये एक प्रकार से लास्की ने व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए इन 2 आधारों पर एक प्रकार से काम करना प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 32 नंबर, मतलब 82 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है कि लास्की के अनुसार स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है? बताएं, लास्की के अनुसार स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है? तो लास्की के अनुसार स्वतंत्रता जो होती है 3 प्रकार की होती है। पहली स्वतंत्रता कौन सी है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। दूसरी है राजनीतिक स्वतंत्रता। तीसरी है आर्थिक स्वतंत्रता। तो एक प्रकार से 3 स्वतंत्रता जिसको मिल जाती है, और एक प्रकार से आप सोचो कि बहुत सारे जीवन से तमाम प्रकार की कठिनाइयों से मुक्त हो जाना। आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिल जाए, राजनीतिक स्वतंत्रता मिल जाए, आपको आर्थिक स्वतंत्रता मिल जाए, तो आप खूब अच्छे तरीके से, कोई रोकने टोकने वाला अगर नहीं है, आप स्वतंत्र हो तो आप जो मर्जी आएगा वो करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 83 नंबर प्रश्न देखेंगे सभी लोग। प्रश्न है कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ग्रीन के क्या विचार थे? तो ग्रीन के अनुसार राज्य की उत्पत्ति विकास की परिणाम है, अर्थात वह निर्मित ना होकर के विकसित हुआ है। ये राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ग्रीन के विचार रहा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है? ग्रीन के अनुसार राज्य का क्या लक्ष्य है भाई? तो मानव के नैतिक उत्थान के लिए मार्ग प्रशस्त करना ही उसका लक्ष्य है ग्रीन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए 85 नंबर प्रश्न है, ग्रीन के स्वतंत्रता संबंधी विचार क्या है, स्पष्ट करें। तो ग्रीन स्वतंत्रता के लिए राज्य को आवश्यक मानते हैं, और क्योंकि उसकी प्राप्ति में वह सहायक होता है, ठीक है। स्वतंत्रता की प्राप्ति में कौन सहायक होता है? वो एक प्रकार से कौन सहायक होता है भाई? राज्य, ठीक है।
अगला प्रश्न आपका है 86 नंबर प्रश्न है, ग्रीन के अनुसार अधिकार के दो दो पक्ष कौन कौन से हैं? तो पहला है व्यक्तिक और दूसरा है सामाजिक। मनुष्य का दावा उसका व्यक्तित्व मतलब कि व्यक्तिक तथा समाज द्वारा उसकी मान्यता उसका सामाजिक पक्ष होता है। अगला क्वेश्चन आप देखिए 87 नंबर प्रश्न है, ग्रीन की महत्वपूर्ण रचना है। तो लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ये ग्रीन की महत्वपूर्ण रचना है, बड़ी फेमस है। तो ग्रीन का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1836 ईस्वी में। ठीक है। हीगल का जन्म जर्मनी के किस स्थान पर हुआ था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। हीगल महोदय का जन्म कब हुआ था? बताएं सभी लोग भाई। बताएं। तो हीगल का जन्म जर्मनी में किस स्थान पर हुआ था? तो जो है स्टटगार्ट नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका 90 नंबर प्रश्न देखेंगे, हीगल के राजनीतिक दर्शन की पद्धति क्या थी? द्वंद्ववाद पद्धति थी हीगल के राजनीतिक दर्शन की, क्या थी? द्वंद्ववाद। अगला प्रश्न आपका है 91 नंबर प्रश्न है, हीगल के अनुसार विकास की प्रक्रिया गतिशील तथा द्वंद्वात्मक है, इसके प्रत्येक सोपान का उसने नाम दिया था, बताएं। तो उसको जो हीगल महोदय ने विकास की प्रक्रिया की जो गतिशील और द्वंद्वात्मक के बारे में बताया, तो इसके कितने मतलब इसके प्रत्येक सोपान का नाम लिखें। तो पहला सोपान है वाद यानी एक प्रकार थेसिस, दूसरा है प्रतिवाद यानी कि एंटीथेसिस, और तीसरा होता है संवाद। ये एक प्रकार से ये हीगल महोदय ने बताया विकास की प्रक्रिया के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 92 नंबर प्रश्न है, हीगल का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो हीगल का जन्म जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? जर्मनी के एक नगर में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, हीगल राज्य को कैसी व्यवस्था करते हैं? बताएं। राज्य को कैसी व्यवस्था मानता है हीगल जो है? तो हीगल के अनुसार राज्य जो है आत्मा के अधिकतम विकास का प्रतीक है। ओके। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न, दी फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री का प्रकाशन कब हुआ? तो दी फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री का प्रकाशन जो हुआ है वो 1861 ईस्वी में प्रकाशित हुई रचना है। ओके। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सभी लोग देखिएगा। प्रश्न है 95 नंबर प्रश्न है कि हीगल के प्रमुख ग्रंथों का नाम लिखिए। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे हीगल के प्रमुख ग्रंथों का नाम। तो पहला ग्रंथ है फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, पहली रचना, और दूसरी रचना है साइंस ऑफ लॉजिक। तो ये हीगल के दो प्रमुख ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, हीगल का जन्म कब हुआ था? तो हीगल का जन्म हुआ था 1770 ईस्वी में। कब हुआ था? 1770 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था हीगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है मार्क्स, जो कार्ल मार्क्स इनका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है सिद्धांत। तो मार्क्स के अनुसार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है? तो ऐतिहासिक और सामाजिक विकास के अध्ययन और उसकी व्याख्या की जो वैज्ञानिक पद्धति है उसे ही मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की संज्ञा दी है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 98 नंबर प्रश्न है, धर्म के एक प्रकार से धर्म के विजय में मार्क्स के विचार को प्रस्तुत कीजिए। तो धर्म दोषपूर्ण आर्थिक व्यवस्था का प्रतिबिंब मात्र है और वह अफीम के नशे के समान है। एक प्रकार से धर्म जो है जनता के लिए क्या है? एक अफीम, धर्म जनता के लिए अफीम है। ये किसने कहा था? कार्ल मार्क्स के विचार हैं। ओके, धर्म के संदर्भ में। अगला प्रश्न आप देखिए 99 नंबर प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के अनुसार किस युग में वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी? सॉरी, बताएं। तो कार्ल मार्क्स जो कहते हैं वो किस युग में कहते हैं? कार्ल मार्क्स के अनुसार किस युग में वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है? और दास युग से प्रारंभ हुई है। ठीक है, क्योंकि उसी समय उद्योगों का विकास हुआ था खूब। अगला प्रश्न आपका, मार्क्स ने यानी कार्ल मार्क्स ने मूल्य और अतिरिक्त मूल्य को किस प्रकार परिभाषित किया है? तो श्रमिक अपने श्रम से जो मूल्य पैदा करता है उसके बदले में उसे जो कुछ वास्तविक मूल्य प्राप्त होता है उन दोनों के बीच का अंतर ही अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। यही सिद्धांत दिया इन्होंने। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन से आपका 101 नंबर प्रश्न है, सर्वाहार वर्ग की तानाशाही के बाद किस समाज की स्थापना हुई? तो राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 102 नंबर प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी किसकी ओर बढ़ रहा है? तो किसने कमेंट किया था? विनाश की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी किसकी ओर बढ़ रहा है भाई? तो विनाश की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। और कई बार मैंने इस प्रश्न को
ऑब्जेक्टिव वाले मॉडल पेपर में पूछा भी था, तो आप लोगों के कमेंट भी तमाम सारे आए थे, ठीक है, और उसमें आपने सही बताया था इस प्रश्न के उत्तर को। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा 103 नंबर प्रश्न है, कार्ल मार्क्स समाज में विभिन्न विचारधाराओं की प्राप्ति का एकमात्र आधार किसे मानते हैं? तो कार्ल मार्क्स समाज में विभिन्न विचारधाराओं की उत्पत्ति का जो एकमात्र आधार मानते हैं वो आर्थिक प्रणालियों को मानते हैं। किसको? आर्थिक प्रणालियों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन से आपका आ चुका है 104 नंबर प्रश्न है, सिमोन द बोवार का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। तो सिमोन द बोवार जो थे वो एक फ्रांसीसी लेखिका हैं, ठीक है, और इनका जन्म जो हुआ था 9 जनवरी को हुआ था 1908 ईस्वी में। इनके बारे में मैंने मॉडल पेपर के अंत में बताया भी होगा आप लोगों ने, देखिए सभी चैप्टर से रिलेटेड हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को उठाया है और वहाँ से जो एक प्रकार से और बनने वाले जो प्रश्न थे उनके बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर दोनों के दोनों आप देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल मिलेगी, ठीक है, मतलब हेल्पफुल होगी आपकी। अगला प्रश्न, सिमोन द बाउवर का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। तो सिमोन द बाउवर एक फ्रांसीसी लेखिका थी और इनका जन्म 9 जनवरी को 1908 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन से आपका है, सिमोन का जो निधन हुआ है वो कब हुआ था? तो सिमोन का निधन 14 अप्रैल 1986 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिमोन की प्रमुख पुस्तक का नाम बताइए। तो सिमोन की प्रमुख पुस्तक जो है वो है स्त्री उपेक्षिता, बड़ी फेमस पुस्तक रही है खास करके इनकी सिमोन की, और जिसका प्रकाशन हुआ था 1949 ईस्वी में, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 107 नंबर प्रश्न है, महिलाओं के संदर्भ में सिमोन की क्या धारणा है? तो महिलाओं के संदर्भ में सिमोन की धारणा है कि स्त्री पैदा नहीं होती है, उसे बनाया जाता है। ये किसकी धारणा है? ये महिलाओं के संदर्भ में सिमोन की धारणा है। सिमोन कहती है कि जो महिलाएं होती हैं वो क्या होती हैं? सिमोन कहते हैं कि स्त्रियां पैदा नहीं होती हैं, उन्हें बनाया जाता है, ऐसा एक प्रकार सिमोन की धारणा रही, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 108 नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न है कि सेकंड सेक्स के लेखक कौन है? सेकंड सेक्स एक पुस्तक है, इसको किसने लिखा है? सिमोन द बोवार ने ही लिखा है इस पुस्तक को भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न 109 नंबर प्रश्न है कि रोजा लग्जमबर्ग का जन्म कब हुआ था? तो रोजा लग्जमबर्ग का जन्म 5 मार्च को हुआ था 1877 ईस्वी को, पोलैंड में शायद हुआ था, ठीक है। तो पोलैंड इसका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, रोजा लग्जमबर्ग का निधन कब हुआ था? तो इनका निधन हुआ था 15 जनवरी को 1919 ईस्वी को जन्म हुआ था इसका, रोजा लग्जमबर्ग का। और रोजा लग्जमबर्ग का जन्म कब हुआ था भाई बताएं? तो मतलब कहाँ पर हुआ था? तो पोलैंड में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? मतलब कि जन्म जो है वो 5 मार्च 1871 को हुआ था, मृत्यु 15 जनवरी को हुई थी एक प्रकार से 1919 में, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, 111 नंबर प्रश्न है, रोजा लग्जमबर्ग कौन थी? तो रोजा लग्जमबर्ग जो है एक दार्शनिक थी, और यह खास करके पोलैंड के जर्मनी मतलब पोलैंड में इनका जन्म हुआ था, पोलैंड में जन्मी थी, वहीं पर पाली बढ़ी, और 1897 ईस्वी में अंग्रेजी जर्मनी की जो नागरिक हैं वो बन जाती हैं ये रोजा लग्जमबर्ग, ठीक है। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, 112 नंबर प्रश्न है, जॉन राल्स कौन था? जॉन राल्स जो था ये अमेरिकी चिंतन और दार्शनिक था, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जॉन राल्स है वो अमेरिकी चिंतक और दार्शनिक था, ओके। आगे बढ़ते हैं, और आपके सिलेबस में भी संकलित है। अगला प्रश्न, जॉन राल्स का जन्म कब हुआ था? जॉन राल्स का जन्म हुआ था 1921 ईस्वी में, ओके। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है 114 नंबर प्रश्न है, अ थियरी ऑफ जस्टिस, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो द थियरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक है जॉन राल्स। कौन है? जॉन राल्स। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न आपका आ चुका है, प्रश्न है कि 1971 ईस्वी में प्रकाशित ए थियरी ऑफ जस्टिस की जो विषय वस्तु है वो क्या थी बताएं? तो 1971 ईस्वी में प्रकाशित जो ए थियरी ऑफ जस्टिस पुस्तक है, इसमें राज्य ने न्याय पर आधारित एक आदर्श समाज की विवेकीकृत और तर्कपूर्ण संरचना प्रस्तुत करी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, एक जो है प्रश्न क्या है आपका 116 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है कि पॉलिटिकल जो है लिबरलिज्म
के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार कौन है? लिबरलिज्म के पॉलिटिकल जो है लिबरलिज्म, बताएं इसके रचनाकार कौन है? जॉन रॉल्स ही हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में सारे के सारे प्रश्न मैं आपको लगभग करवा ही चुका हूँ, कुछ प्रश्न ही इसमें से बच रहे होंगे, इसको मैंने सोचा इस वीडियो के माध्यम से आपको सारा का सारा करवा दिया जाए, बता दिया जाए, ठीक है। और अच्छे तरीके से आप लोग समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल। चले अगला प्रश्न आप देखिए, 117 नंबर प्रश्न है, ओक साठ के राजनीतिक दर्शन के क्या कार्य हैं? तो मनुष्य की प्रकृति और सांसारिक नियति का अन्वेषण, सामाजिक समकालीन व्यवस्था का आलोचनात्मक विश्लेषण और विवेचन ही ओक साठ के राजनीतिक दर्शन के कार्य हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 118 नंबर प्रश्न है, ओक साठ के स्वतंत्रता संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। तो ओक साठ स्वतंत्रता का पुजारी है और यह मतलब वह स्वतंत्रता को बर्फ की तरह आत्मसंयम और धैर्य को ध्यान नहीं मानता, बल्कि समकालीन परिस्थितियों में व्यक्ति के खोए हुए अस्तित्व को ढूंढ निकालने के लिए आतुर है। तो ओक साठ के स्वतंत्रता संबंधी विचार थे जो मैंने आपको बताए। अगला क्वेश्चन साहब देखिएगा, 119 नंबर प्रश्न है, ओक साठ के अनुसार साहचर्य निर्माण के कितने तरीके हैं? तो खास करके उद्यम मूलक साहचर्य जो व्यवहार कुशलता पर आधारित है और अपने सदस्यों के किसी ठोस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, तो वो ओक साठ के अनुसार साहचर्य निर्माण के एक प्रकार से उनके ये तरीका, पहला तरीका। दूसरा तरीका उनका यह है कि नैतिक साहस जो अपने जो है एक प्रकार से अपने आप में साध्य होते हैं। तो ये दूसरा नैतिक साहचर्य जो क्या होते हैं, अपने आप में साध्य होते हैं। तो ये एक प्रकार से ओक साठ महोदय साहचर्य निर्माण के दो तरीके उन्होंने बताए थे। अगला क्वेश्चन साहब देखिएगा, अगला प्रश्न आपका 120 नंबर, ओक साठ की कितनी किताबों के नाम बताइए, मतलब बताएं। तो किताबों के नाम बताएं ओक साठ के। तो पहली किताब है ऑन ह्यूमन कंडक्ट यानी मानवीय आचरण, और दूसरा है जो है रैशनलिज्म इन पॉलिटिक्स एंड अदर एक्सेस। ओके, नेक्स्ट मतलब यसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति में तर्क बुद्धि तथा अन्य निबंध, इसको हिंदी में बोलते। तो ये ओक साठ की किताबों के नाम है, ग्रंथों के नाम है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 121 नंबर प्रश्न है, हन्ना आरेंट कौन थी? तो हन्ना आरेंट एक अमेरिकी दार्शनिक और राजनीतिक सिद्धांतकार थी, ठीक है। कौन? अन्ना आरेंट। और अन्ना का राजनीतिक दर्शन क्या था? हन्ना महोदय ने, अब एक प्रकार से आपको बताऊं तो हन्ना ने राजनीतिक विचारक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की और उनके मन में नाजीवाद और स्टालिनवाद की जड़ें जमी हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन साहब देखेंगे, 123 नंबर प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि 123 हन्ना के मतलब 123 नंबर प्रश्न है, हन्ना की कृतियों का नाम उल्लेख कीजिए। तो उनकी कृतियाँ निम्नलिखित हैं। पहली कृति है आपके यहाँ पर देखेंगे, कृति कौन सी है? जो है ओरिजिन ऑफ टोटली मतलब कि टोटलिज्म, और दूसरी रचना है इन्वेस्ट इन जेरूसलम, तीसरी रचना है ऑन ह्यूमन कंडीशन, और अगली रचना है ऑन वायलेंस। तो एक प्रकार से ये रचनाएं जो है आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, जिसके बारे में हमने चर्चा करी। ओके, तो इस प्रकार से आपने समस्त चीज़ों के बारे में जाना, और आज की वीडियो के माध्यम से आपने सभी विचारों के बारे में पढ़ लिया। सबसे अच्छी बात है, सबके विचारों के बारे में, सभी के जन्म और मृत्यु के बारे में जान लिया, उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जान लिया। लगभग आपको 30 चैप्टर पढ़ना पड़ता है, इसमें बड़ा लंबा सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का। इसमें आपने तमाम प्रकार के प्लेटो के बारे में और इसके अलावा अरस्तु के बारे में, ठीक है, सिसरो के बारे में, एक्विनास के बारे में, संत अगस्टाइन के बारे में, पुनर्जागरण के बारे में, तो ये सब एक प्रकार से इसमें हमने चर्चा करी है हर एक चीज़ के बारे में। तो वीडियो को एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। हालांकि मेरी तबीयत उतनी ज़्यादा सही नहीं थी, तो इसीलिए थोड़ा सा जो है दिक्कत आई होगी आप लोगों को भी वीडियो में, तो उसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ताकि जब भी दोबारा से मैं कोई चीज़ आपके लिए लाऊँ तो आप लोग अच्छे तरीके से उसको समझ सके और जान सके। आपको बता दूँ, इसी प्रकार से इसे मैंने पॉलिटिकल साइंस का आज दिया है। ऐसे एक दिन पहले मैंने सोशियोलॉजी का दिया था, फिर उसके बाद में हमने सॉरी मैं क्या कह रहा था आपसे, चले हालांकि। तो एक प्रकार से ये इतना आपको पढ़ना था कुल मिलाकर के, बस, ठीक है। तो अब चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और ज़्यादा समय नहीं गंवाते हैं आपका। तो
ये तमाम प्रकार के प्रश्नों को आपने देखा। अच्छा, अगर आप लोग इसकी पीडीएफ की बात कर रहे होंगे तो इसकी पीडीएफ यानी इन सभी और भी तमाम सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपके हिंदी साहित्य हो गई, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और भी सब्जेक्ट है जिसके बारे में हमने चर्चा करी है। तो आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना दी, उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर इन सभी प्रश्नों के बारे में आप लोगों को मैंने चर्चा कर ही दी है। तो बीच बीच में थोड़ा सा अगर दिक्कत आपको हुई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। बाकी जो है आने वाले समय में मैं और अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा। चैप्टर वाइज वीडियो भी प्रोवाइड करवाऊँगा, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं। मॉडल पेपर लिखित वाला भी दूंगा, ठीक है। और एक प्रकार से ये तो बहुत जानकारी से रिलेटेड वीडियो था जो यहाँ पर आपकी समक्ष हमने चर्चा करी लगभग पिछले 1 घंटे में, ठीक है। चलिए फिर, धन्यवाद। चला जाए, बिल्कुल। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए सभी दोस्त, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिए। गुड नाइट, आई लव यू।